चलो जी सेक्शन 94 से स्टार्ट करेंगे। प्लेस ऑफ कीपिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर रिटर्न्स एक्सेट्रा। रजिस्टर्स कौन कौन से? रजिस्टर ऑफ मेंबर, डिवेंचर होल्डर। रजिस्टर्स वगैरह हम अभी बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये पढ़ लेते हैं कि उनको कहाँ पे रखने हैं, कितने टाइम के लिए प्रिजर्व करने हैं, कौन उनको साइन करेगा और किसके पास वो रखे जाएंगे। ना खाली रजिस्टर, यहाँ पे रिटर्न्स की भी बात होगी। रिटर्न्स में कौन सी रिटर्न आ जाएगी? एनुअल रिटर्न आ जाएगी, जो हमने देख ली है। स्टार्ट करते हैं। प्लेसिंग प्लेस ऑफ कीपिंग रजिस्टर एंड रिटर्न। सबसे पहले लिखा हुआ है रजिस्टर ऑफिस। चार्ट के अंदर कहाँ पे रखना है हमें? मतलब सारे रजिस्टर्स रिटर्न्स कहां पे रखोगे आप? रजिस्टर ऑफिस पे। कैन ऑल्सो बी केप्ट एट अ प्लेस इन इंडिया अदर देन रजिस्टर ऑफिस। मतलब रजिस्टर ऑफिस के अलावा भी आप कहीं पे रख सकते हो, लेकिन वो प्लेस कौन सा होना चाहिए? एक तो इंडिया में होना चाहिए। प्लेस इन इंडिया मतलब इंडिया के बाहर की बात नहीं हो रही है। वेयर मोर देन 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर रिजाइड। ऐसा स्टेट होना चाहिए, ऐसी सिटी होनी चाहिए जहां पे कौन रह रहे हो? हमारे मोर देन 10% हमारे शेयर होल्डर वहां पे रह रहे हो, तो वहां पे आप अपने रजिस्टर्स को रख सकते हो। इफ अप्रूव बाय पासिंग है स्पेशल रेजोल्यूशन। और रेजोल्यूशन कौन सा पास करना है? स्पेशल का मतलब 75% अप्रूवल आपको चाहिए। प्लेस ऑफ कीपिंग रजिस्टर एंड रिटर्न। इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लेस ऑफ कीपिंग रजिस्टर एंड रिटर्न सेक्शन 94 सबसेक्शन 1 एंड फर्स्ट प्रोविजो स्टेट एज अंडर। At register office, the register requires to be kept and maintained by a company under section 88 and copies of the annual return filed under section 92 shall be kept at the register office of the company। कहाँ पे रखने हैं जी? रजिस्टर ऑफिस पे। चाहे रजिस्टर्स हो चाहे एनुअल रिटर्न हो, कहाँ रखोगे? रजिस्टर ऑफिस पे। At any other place in India, इंडिया में कोई दूसरी जगह पे भी रख सकते हो। The register or copies or return may also be kept at any other place in India in which more than 1/10, more than लिखा हुआ है तो मतलब 10% से ज्यादा ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर एंटर इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर रिजाइड। जिन जिनका नाम लिखा हुआ है उनमें से 10% से जो लोग ज्यादा जहां रह रहे हैं वहां पे भी आप अपने रजिस्टर्स को रख सकते हो। वहां पर ही या तो रजिस्टर ऑफिस पे रख लो, या रजिस्टर ऑफिस में नहीं रखना तो दूसरे स्टेट में रख सकते हो जहां पे आपके 10% से ज्यादा शेयर होल्डर्स रह रहे हैं। हाँ, तो आप यूपी में रख सकते हो। हाँ, रख सकते हो अगर आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लो तो। रजिस्टर ऑफिस के लिए कोई रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है, सीधा लाके रख लो। लेकिन अगर रजिस्टर ऑफिस के अलावा कहीं जाना है तो दो कंडीशन है, एक तो 10% से ज्यादा प्लस स्पेशल रेजोल्यूशन। इफ अप्रूव्ड बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन पास एट अ जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। स्पेशल रेजोल्यूशन हमें पता ही है, बाकी हम अभी आगे पढ़ भी लेंगे। इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर्स एक्सेट्रा। वो जो पीछे पढ़ा है क्या वो रजिस्टर्स के लिए था या रिटर्न्स के लिए भी था? दोनों के लिए है जी, वो प्रोविजन दोनों पे लग रहा है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 94 द रजिस्टर एंड देयर इंडिसेस एक्सेप्ट व्हेन दे आर क्लोज्ड एंड कॉपीज ऑफ ऑल द रिटर्न shall be open for inspection by any member, debenture holder, security holder, beneficial owner during business hours without payment of any fees। मतलब कोई भी मेंबर, कोई भी डिवेंचर होल्डर, कोई भी सिक्योरिटी होल्डर या कोई भी बेनिफिशियल ओनर। अभी हमने ये वर्ड नहीं पढ़ा है कि बेनिफिशियल ओनर क्या होता है, हम अभी आगे पढ़ेंगे क्लासेस में कि बेनिफिशियल ओनर क्या होता है। वो बंदे इंस्पेक्ट कर सकते हैं किसको? रिटर्न्स को और रजिस्टर्स को। ठीक है जी। कब कर सकते हैं? ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, मतलब रात को जाके कोई नहीं बोलेगा, 9 से 6 के बीच में आप जाके इंस्पेक्ट कर सकते हो विदाउट पेमेंट ऑफ एनी फीस। इनको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। एंड बाय एनी अदर पर्सन। एनी अदर पर्सन में कौन आ गया? कोई भी आ गया, पब्लिक एट लार्ज आ गई जी। ऑन पेमेंट ऑफ फीस, इनको क्या देनी पड़ेगी जी? फीस। और फीस कहां पे बताई हुई है? रूल्स के अंदर बताई हुई है। एज पर रूल 14 द रजिस्टर एंड द इंडिसेस मेंटेन पर्सन टू सेक्शन 88 and copies of the return prepared pursuant to section 92 shall be open for inspection during business hour at such reasonable time on every working day as the board may decide। देखो ऊपर सेक्शन था 94, सेक्शन ने क्या बोला कि बिजनेस आवर में इंस्पेक्ट कर सकते हो, क्या देके? फीस देके। मतलब अदर देन मेंबर हो तो फीस देनी पड़ेगी, अगर मेंबर्स या कंपनी के कोई भी डिवेंचर होल्डर हो तो फीस नहीं देनी पड़ेगी। अब ये रूल बता रहा है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? रूल पढ़ रहे हैं। रूल क्या कह रहा है कि कब तक ओपन रखना है? ड्यूरिंग बिजनेस आवर एट अ रीजनेबल टाइम ऑन एवरी वर्किंग डे एज द बोर्ड में डिसाइड। कौन डिसाइड करेगा कि कितने देर तक इंस्पेक्शन ओपन रहेगी? देखो बिजनेस आवर क्या होते हैं? 9 से 6। अब क्या पूरे दिन आके कोई भी इंस्पेक्शन कर सकता है? बोर्ड बता देगा। कौन बताएगा? बोर्ड। हर कंपनी का बोर्ड डिसाइड करेगा कि हम कितनी देर के लिए इंस्पेक्शन अलाउ कर रहे हैं, लेकिन वो जो टाइम वो बोर्ड बताएगा ना वो रीजनेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जैसे 9 से 6 का बीच का टाइम है, मेरी कंपनी के डायरेक्टर ने बोल दिया कि हम 9 से 6 के बीच में खाली 10 मिनट के लिए रजिस्टर ओपन करेंगे। कितने देर के लिए? ये रीजनेबल नहीं है, रीजनेबल टाइम होना चाहिए। आगे इन्होंने थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया है, क्या लिख दिया है? बाय एनी मेंबर, डिबेंचर होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर, बेनिफिशियल विदाउट पेमेंट ऑफ फी
and by any other payment on payment of such fees as may be specified by the article but not exceeding 50 rupees for each inspection. मतलब अगर आउटसाइडर कर रहा है तो कितने रुपए लगेंगे? नॉट एक्सीडिंग 50, ठीक है जी, 50 तक आप रख सकते हो। और वो लिखे कहां जाएंगे, कितनी कितने फीस हो, कहां लिखी हुई होगी? आर्टिकल्स में। कहां लिखी हुई रहेगी? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमको पता है क्या होता है, तो उसमें लिखा हुआ रहेगा कि आउटसाइडर से हम कितने पैसे लेने वाले हैं और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं वो 50। ठीक है जी, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, फीस करते होती प्रिस्क्राइब नॉट एक्सीडिंग 50। हाँ, आर्टिकल्स में कंपनी टू कंपनी चेंज हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम किसने बता दी? रूल ने बता दी। रूल ने मैक्सिमम कितनी बता दी? 50 रुपए। सेक्शन ने क्या बोला कि बिजनेस आवर्स में कोई भी इंस्पेक्शन कर सकता है। कब इंस्पेक्शन कर सकता है? बिजनेस आवर्स में। अब वो बिजनेस आवर में भी डायरेक्टर के पास पावर है क्या करने की, कि पूरे टाइम ओपन ना रखे, उसमें से कुछ टाइम ओपन रखे, लेकिन वो कुछ टाइम क्या होना चाहिए? रीजनेबल होना चाहिए। अब इन्होंने एक्सप्लेनेशन के अंदर रीजनेबल को भी डिफाइन कर दिया। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब रूल रीजनेबल टाइम ऑफ नॉट लेस देन 2 आवर्स ऑन एवरी वर्किंग डे शैल बी कंसीडर बाय द कंपनी। मतलब 2 घंटे हर दिन तो आपको इंस्पेक्शन के लिए रजिस्टर्स ओपन करने ही पड़ेंगे। तो डायरेक्टर्स कम कर सकते हैं, लेकिन कितना ले जा सकते हैं? 2 घंटे तक। 2 घंटे से कम वो नहीं कर सकते। मतलब हर दिन में 2 घंटे का टाइम मिलना चाहिए इंस्पेक्शन के लिए। ठीक है जी, बिल्कुल जी, आप फ्री में जाओ कंपनी के पास, रिक्वेस्ट करो कि मेरे को इंस्पेक्शन करनी है, वो आपको इंस्पेक्शन करवाएंगे। डायरेक्टर्स बता देंगे कि इस टाइम से इस टाइम में आप इंस्पेक्शन कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, आपको कंपनी को इंटीमेट करना पड़ेगा कि मैं इंस्पेक्शन, तभी वो आपके लिए सब कुछ ओपन करवाएंगे। वैसे आजकल सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली होता है, वो कहेंगे वेबसाइट पे देख लो या वहां देख लो, वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सट्रैक्ट ऑफ रजिस्टर और इंडेक्स, ये एक्सट्रैक्ट क्या होता है? निकालना। मतलब ऊपर तो इंस्पेक्शन कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं? उसमें से कुछ निकाल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 94 रीड विद रूल 14 सब रूल 2 एनी मेंबर, डिबेंचर होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर, बेनिफिशियल ओनर और एनी अदर पर्सन कैन टेक द एक्सट्रैक्ट विदाउट पेमेंट ऑफ एनी फी और कैन ऑल्सो गेट कॉपीज thereof with the payment of fees not exceeding ₹10 for each page। क्या मतलब हुआ जी इसका? मैं गया, मैंने कहा मेरे को फोटो लेनी है, आप जाके फोटो ले लो, आपसे कोई फीस नहीं लेगा, ना मेंबर से लेगा, ना डिबेंचर होल्डर से लेगा, ना किसी भी पर्सन से कोई फीस नहीं लेगी। लेकिन अगर आप बोलो मुझे कॉपीज चाहिए, तो आपसे नॉट एक्सीडिंग 10 रुपए पर पेज लिए जा सकते हैं। वो आपकी मर्जी है जी। सच कॉपीज और एंट्रीज और रिटर्न शैल बी सप्लाइड विद इन 7 डेज ऑफ डिपॉजिट ऑफ फी। अब कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस दिन आपने फीस दे दी ना, उसके 7 दिन के अंदर आपको वो कॉपीज पहुंचा दे। क्लियर है जी? सबसे पहले इंस्पेक्शन, दूसरा आ गया एक्सट्रैक्ट का। इंस्पेक्शन में अगर मेंबर इंस्पेक्शन कर रहा है, कोई फीस लगेगी? कोई फीस नहीं लगेगी। कोई आउटसाइडर कर रहा है तो फीस लगेगी नॉट मोर देन 50, और वो लिखी भी कहां होगी? आर्टिकल्स में। इंस्पेक्शन किस टाइम कर सकते हैं? बिजनेस आवर्स में। बिजनेस आवर्स में कर सकते हैं, हर वर्किंग डे पे। बताएगा कौन? डायरेक्टर्स बताएंगे। लेकिन वो रीजनेबल टाइम तो उन्हें रखना ही रखना है। रीजनेबल टाइम मतलब मिनिमम 2 घंटे हर दिन खुलना चाहिए रजिस्टर। प्रोवाइडेड दैट सच पर्टिकुलर ऑफ द रजिस्टर और इंडेक्स और रिटर्न एज में बी प्रिस्क्राइब्ड shall not be available for inspection under subsection 2 or for taking extract or copies under this subsection। क्या कहना चाह रहे हैं पॉइंट? कुछ पर्टिकुलर्स अलाउड नहीं है। देखो इन्होंने बोला इंस्पेक्शन कर लो, कॉपीज ले लो, एक्सट्रैक्ट ले लो, लेकिन यार हर चीज नहीं ले सकते आप उसमें से क्या नहीं ले सकते? हर चीज नहीं ले सकते। अब रजिस्टर ऑफ मेंबर है, एनुअल रिटर्न है, उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स भी तो होती है। अब रजिस्टर ऑफ मेंबर में किसका नाम लिखा हुआ है? मेंबर्स का नाम लिखा हुआ है सर। डिबेंचर होल्डर में किसका नाम लिखा हुआ है? क्या खाली नाम लिखा हुआ होगा? एड्रेस भी लिखा होगा, उनका आधार नंबर लिखा हुआ होगा, हो सकता है उनका पैन नंबर लिखा हुआ हो। तो क्या किसी की पर्सनल डिटेल देना सही है?
तो इन्होंने बता दिया कि क्या डिटेल्स आप नहीं ले सकते हो। अब नीचे लिखा है इन्होंने क्या क्या डिटेल नहीं ले सकते हो। एड्रेस और रजिस्टर्ड एड्रेस इन केस ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट, किसी बॉडी कॉर्पोरेट का एड्रेस या रजिस्टर्ड एड्रेस नहीं ले सकते हो। ईमेल आईडी नहीं ले सकते हो। बॉडी कॉर्पोरेट का रजिस्टर्ड एड्रेस, इंडिविजुअल का एड्रेस, हाँ, इंडिविजुअल का एड्रेस, बॉडी कॉर्पोरेट का रजिस्टर्ड एड्रेस नहीं ले सकते हो। ईमेल आईडी नहीं ले सकते हो। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं ले सकते हो। पैन नंबर नहीं ले सकते हो। ये 4 चीजें इन्होंने स्पेसिफिकली लिख दी है जो आप वहां से नहीं ले सकते, और सही भी है, लेना अलाउड नहीं होना चाहिए। वैसे ही जो एड्रेस और रजिस्टर्ड एड्रेस लिखा है, देखो बॉडी कॉर्पोरेट के केस में रजिस्टर्ड एड्रेस तो कोई भी जाके चेक कर सकता है, लेकिन इंडिविजुअल के केस में थोड़ा सा लग रहा है कि अलाउड नहीं करना चाहिए था। मेरे घर का एड्रेस सबको नहीं पता होना चाहिए, ठीक है जी। मेरी ईमेल आईडी नहीं पता होनी चाहिए, वरना मेल आते रहेंगे। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं बताना है किसी को, पैन नंबर नहीं बताना। ये सारी चीजें आप अलाउ नहीं करोगे। प्रिजर्वेशन ऑफ रजिस्टर मतलब जैसे आधार नंबर, कोई भी नंबर जो यूनिक आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है क्या, इंडिया की अगर मैं बात करूं, आधार नंबर। प्रिजर्वेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर एक्सेट्रा एंड एनुअल रिटर्न। प्रिजर्वेशन का मतलब कितने टाइम तक संभाल के रखनी है। एज पर सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 94(1) द पीरियड फॉर विच रजिस्टर्स, रिटर्न्स एंड रिकॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट शैल बी एज में बी प्रिस्क्राइब। कहां बताया होगा? रूल्स में। रूल्स हमें नीचे पढ़ा दिए जी। रूल 15 है, प्रिजर्वेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स का कितने टाइम के लिए प्रिजर्व करना है? परमानेंटली। कितने टाइम के लिए प्रिजर्व करना है? द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स अलॉन्ग विद द इंडेक्स शैल बी प्रिजर्व परमानेंटली एंड शैल बी केप्ट इन द कस्टडी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। कहां पे रखा जाएगा वो? सीएस की कस्टडी में रखा जाएगा। और एनी अदर पर्सन ऑथोराइज बाय द बोर्ड फॉर सच पर्पस। जरूरी नहीं है ना हर जगह सीएस हो, तो जिसने बोर्ड ने जिसको ऑथोराइज कर दिया उसकी कस्टडी में रखा जाएगा। परमानेंटली का मतलब है डिसोल्यूशन तक, बाइंडिंग अप तक आप रखोगे। हाँ। प्रिजर्वेशन ऑफ रजिस्टर्स ऑफ डिबेंचर होल्डर, अदर सिक्योरिटी होल्डर। देखो ऊपर मेंबर आ गए, नीचे कौन आ गए? मेंबर के अलावा बाकी जितने भी रजिस्टर है, डिबेंचर होल्डर के, डिपॉजिट होल्डर के, वो सारे का है यहाँ पे। कितने साल के लिए मेंटेन करने हैं? शैल बी प्रिजर्व फॉर अ पीरियड ऑफ 8 years फ्रॉम द डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर और सिक्योरिटीज। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, रिडेम्पशन होने के बाद में 8 साल तक प्रिजर्व करने हैं। मतलब आपने डिबेंचर इशू करे हैं, डिबेंचर से उससे नहीं, उस टाइम तो मेंटेन करके रखना ही रखना है। जब वो डिबेंचर रिडीम हो गए, रिडीम होने के 8 साल तक आपको मेंटेन करके रखने। रिडीम होने का मतलब उनकी पेमेंट वापस दे दी। तो जब डिबेंचर होल्डर की पेमेंट हमने वापस दे दी, उसके बाद 8 साल तक मेंटेन करके रखने। डिबेंचर होते क्या है? डेट तो होता है जी, बिल्कुल। बहुत बार बोलता हूं मैं डिबेंचर क्या होता है। क्या होता है डिबेंचर? क्या करते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लोन। डिबेंचर क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लोन। अगर आपको एक लोन लेना है 1 करोड़ का, या तो बैंक से जाओ 1 करोड़ का लोन ले लो। आपको अगर कोई 1 करोड़ का लोन नहीं दे रहा है तो उसे टुकड़ों में बांट के क्या इशू कर दो? डिबेंचर इशू कर दो। 8 साल तक मेंटेन करने रिडेम्पशन के बाद में। एंड शैल बी केप्ट इन द कस्टडी ऑफ सीएस और एनी अदर पर्सन ऑथराइज बाय द बोर्ड। जिसने डायरेक्टर्स ने जिसको ऑथराइज कर दिया वो, या फिर सीएस, एक बंदा प्रिजर्व करके रखेगा। ये लाइन तो बार बार रिपीट हो रही है। अगला आता है प्रिजर्वेशन ऑफ कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल विद आरओसी। देखो आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हम फाइल करते हैं, वो कब तक प्रिजर्व करने हैं? कॉपीज ऑफ ऑल एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92, कॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट and documents required to be annexed thereto shall be preserved for a period of 8 years from the date of filing with the ROC। कितने साल के लिए? 8 साल। 8 साल कहां से? जब आपने ROC को फाइल कर दी MGT 7, उसके बाद में वहां से 8 साल शुरू हो जाते हैं। MGT 7 फाइल कब करना है आपको? AGM से विदिन 60 डेज के अंदर आपको फाइल करना है। AGM नहीं हुई तो जिस दिन एजीएम हो जानी चाहिए थी, दैट इज 30 सितंबर तक एजीएम हो जानी चाहिए थी, वहां से 60 दिन के अंदर फाइल करना है। क्या होता है? देखो कॉपीज ऑफ ऑल एनुअल रिटर्न्स अंडर सेक्शन 92, एनुअल रिटर्न बनाई MGT 7 में, एंड कॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। उसके साथ कोई अगर सर्टिफिकेशन लगानी है, जैसे ही क्या MGT 8, और कोई भी डॉक्यूमेंट उसमें अटैच करना है, जैसे ही क्या लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, ये उसकी अटैचमेंट है, तो ये भी आपको प्रिजर्व करके रखनी है, जो जो आपने एनुअल रिटर्न के साथ फाइल करा है। एनेक्स का मतलब होता है अटैच करना, ठीक है जी। प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर। ऊपर देखो रजिस्टर ऑफ मेंबर बात हो गई थी, नीचे किसकी बात हो रही है? फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर। हो सकता है आपके जो शेयर होल्डर है वो कहां के हैं? कुछ बाहर के भी हैं,
उन Register of foreign members भी होना चाहिए। प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। देखो ये रजिस्टर कहाँ मेंटेन हो रहा है, बाहर मेंटेन हो रहा है, तो इसलिए बोल दिया फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर। द फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर शैल बी प्रिजर्व परमानेंटली। क्या कुछ चेंजेस हुए? ऊपर रजिस्टर ऑफ मेंबर में भी हमने क्या पढ़ा? परमानेंटली। फॉरेन रजिस्टर में भी क्या पढ़ा हमने? परमानेंटली। अब ये फॉरेन रजिस्टर क्या होता है, कब मेंटेन करते हैं, कहां मेंटेन करते हैं, ये हम स्टार्टिंग में पढ़ेंगे जब हम रजिस्टर ऑफ रजिस्टर्स पढ़ रहे होंगे। अभी हम उसकी प्रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, परमानेंटली प्रिजर्व करना है। Unless it is discontinued and all the entries are transferred to any other foreign register or to the principal register। आपने इंडिया के बाहर एक रजिस्टर मेंटेन कर लिया, फॉरेन रजिस्टर, उसको कब तक मेंटेन करके रखना है? परमानेंटली। लेकिन हो सकता है कि आपने क्या करा, इस रजिस्टर को आपने बंद कर दिया। बंद कैसे कर दिया? इसकी जितनी एंट्रीज थी ना वो मेन रजिस्टर में ट्रांसफर कर दी, या फिर किसी और रजिस्टर में ट्रांसफर कर दी, तो आप इसको बंद भी कर सकते हो। अगर बंद हो गया तो उसके बाद मेंटेन करने की जरूरत नहीं। समझ आई बात? देखो एक रजिस्टर ऑफिस मेरा यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे कौन सा रजिस्टर मेंटेन किया होगा? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, मेन रजिस्टर है ये। कौन सा रजिस्टर है? अब कुछ शेयर होल्डर बाहर के हैं, उनको भी इंस्पेक्शन करनी होती है, उनके लिए मैंने फॉरेन रजिस्टर मेंटेन कर दिया इंडिया के बाहर। तो अब मैं चाहूं तो इस रजिस्टर को बंद भी कर सकता हूं। मान लो वो सारे शेयर होल्डर शेयर ट्रांसफर करके चले गए, अब मुझे क्यों मेंटेन करना है? मैं क्या कर दूंगा? बंद कर दूंगा। तो उसकी जितनी एंट्रीज होगी ना वो मैं कहां डाल दूंगा? मेन रजिस्टर में डाल दूंगा। तो जैसे मैंने उसको बंद कर दिया उसके बाद उसे मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो चल रहा है तो कितने टाइम तक मेंटेन करके रखना है? 8 साल तक। कितने टाइम तक? ओ सॉरी, परमानेंटली। 8 साल नहीं, परमानेंटली। ठीक है जी, क्लियर है? कोई दिक्कत? रजिस्टर ऑफ मेंबर कितने टाइम के लिए मेंटेन करेंगे? परमानेंटली। डिबेंचर होल्डर का या कोई भी सिक्योरिटी होल्डर का 8 इयर्स। कहां तक? रिडेम्पशन के बाद में 8 साल तक मेंटेन करके रखना है। जिस दिन डिबेंचर इशू करें उसके बाद में आप रजिस्टर बनाओ, मेंटेन करके रखो जब तक रिडेम्पशन नहीं हो जाती, और रिडेम्पशन के 8 साल तक भी मेंटेन करके रखो। एनुअल रिटर्न कब तक मेंटेन करनी है? फाइल करने के 8 साल बाद तक करनी है। फॉरेन रजिस्टर परमानेंटली करनी है अंटिल आपने क्या कर दिया? उसे डिसकंटिन्यू कर दिया हो। आगे लिखा हुआ है फॉरेन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर और एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर। हो सकता है आपके डिबेंचर होल्डर भी कहां के हो? बाहर के हो, तो उनके लिए आप फॉरेन में रजिस्टर मेंटेन कर सकते हो। तो वो कितने टाइम के लिए? 8 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिडेम्पशन। द फॉरेन रजिस्टर शैल बी केप्ट इन द कस्टडी ऑफ सीएस और पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड्स। देखो प्रिजर्वेशन सब में सेम है कि किसके पास रहेगा। हाँ जी, हाँ हाँ, ये मान के चलो कि सीएस एंड एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। पेनल्टी फॉर रिफ्यूजिंग द इंस्पेक्शन और मेकिंग एनी एक्सट्रैक्ट और कॉपीज रिक्वायर्ड। अगर आप कंपनी में जाओ, आप इंस्पेक्शन के लिए बोलो, या बोलो मुझे एक्सट्रैक्ट लेना है, या बोलो कि मुझे कॉपी चाहिए, और कंपनी आपको मना कर दे, तो कंपनी के ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी? If any inspection or the making of any extract or copy required under this section is refused, the company and every officer of the company who is in default shall be liable for each such default to a penalty of 1000 for every day। 1000 रुपए पर डे की पेनल्टी है, to a maximum of 1 lakh during which the refusal or default continues। मैक्सिमम कितने जा रही है? 1 लाख। ठीक है जी, एक ही पेनल्टी है 1000 पर डे। कंपनी के ऊपर भी लग रही है और किसके ऊपर लग रही है? ऑफिसर इन डिफॉल्ट। मान लो क्वेश्चन में पूछ लिया है कि कंपनी है जिसके अंदर 2 ऑफिसर इन डिफॉल्ट है और उसने 20 दिन तक इंस्पेक्शन नहीं करने दी है, तो 20 दिन का डिफॉल्ट हो गया, तो 20,000, 20 इंटू में 1000 मतलब 20,000 कंपनी के, 20,000 एक ऑफिसर के, 20,000 दूसरे ऑफिसर के। क्लियर है जी? कोई दिक्कत? वैसे ऐसे क्वेश्चन पूछते नहीं है, पेनल्टी पे कभी भी उन्होंने कैलकुलेशन नहीं दी है। पेनल्टी पे डायरेक्ट पूछ लेंगे कि पेनल्टी कितनी है, पर ऐसे कैलकुलेट नहीं करवाएंगे कभी। The CG may also by order direct an immediate inspection of the document or direct that extract required shall forthwith be allowed to be taken by the person requiring it। मतलब सीजी मतलब मोदी सरकार, नीचे लिखा हुआ है कि सीजी का मतलब क्या है? आरडी। जैसे आरओसी होता है, एक दूसरा डिपार्टमेंट कौन है? आरडी, रीजनल डायरेक्टर। इंस्पेक्शन करा सकता है, हाँ। डायरेक्टली इंस्पेक्शन मतलब समझ से नहीं आई बात। डायरेक्टली इंस्पेक्शन क्या होता है? आप जाके कर लो कंपनी में इंस्पेक्शन। आरडी क्यों बोलेगा? इमीडिएटली होनी चाहिए।
हाँ हाँ, इसका मतलब क्या है? आरडी अलाउ करे तो मतलब आपको इंस्पेक्शन करनी है तो आरडी की परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ मैं बोल रहा है बिल्कुल, मतलब सेंट्रल को आरडी की मर्जी है ऑर्डर दे या ना दे। नेहा बताएगी ये वाली इसकी इंटरप्रिटेशन। ऑलरेडी अलाउ कर सकती है। हाँ डायरेक्ट इंस्पेक्शन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई इमीडिएट इंस्पेक्शन करने के डॉक्यूमेंट नहीं मतलब इमीडिएट इंस्पेक्शन करना है, मतलब मेरे को अभी डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैं कंपनी को जाके बोलूँ ना, मैं आरडीओ को बोलूंगा। बिजनेस आवर्स अच्छा आप ये कह रहे हो इमीडिएट का मतलब बिजनेस आवर्स के अलावा, मतलब मैं रात को 2 बजे बोल रहा हूँ आरडीओ को बोलूँ कि मुझे अभी दिलवाओ। जैसे अगर जो मेंबर्स वगैरह होते हैं उनके लिए तो कोई फीस वगैरह नहीं है, वो जाके डायरेक्टली ठीक है जी। बच्चों कोई बाहर का होता है हाँ जो पर्सन अदर देन मेंबर वगैरह हाँ 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 वो उनको पहले फीस देनी पड़ती है, हाँ। उसके बाद उनको अलाउ करते हैं। हाँ। तो वो कह रहे हैं कि आरडी जो है वो डायरेक्टली और डायरेक्ट कर सकता है। अच्छा सही कहानी बना दी आपने वैसे ना, कहानी बना दी बढ़िया। आप पहले बताओ ये आप जो पढ़ रहे हो ये किस हेडिंग के अंदर पढ़ रहे हो? ये जो पॉइंट आया किस हेडिंग के अंदर आया है? ये पेनल्टी के अंदर आया है। किसके अंदर आया है? पेनल्टी के अंदर। तो इसको आप प्रोविजन से तो कनेक्ट ही मत करो, प्रोविजन से तो कोई इसका लेना देना नहीं है। अच्छा अगर उसमें पेनल्टी हो जाती है मतलब कंपनी फेल कर देती है नहीं हाँ। तो आरडी है। देखो क्या हो रहा है, मैंने कंपनी को बोला कि भाई मेरे को इंस्पेक्शन करनी है, ठीक है जी, या मेरे को कॉपी चाहिए या मेरे को एक्सट्रैक्ट चाहिए। कंपनी ने मेरे को कॉपी एक्सट्रैक्ट नहीं दिया, मेरे को इंस्पेक्शन नहीं करने दी, तो कंपनी के ऊपर क्या लगेगी? कौन लगाएगा पेनल्टी? आरडी लगा देगी, सीजी लगा देगा पेनल्टी। पेनल्टी किसके पास गई? क्या मेरे को मिली है पेनल्टी? मेरे को क्या चाहिए था? मेरे को तो डॉक्यूमेंट चाहिए ना, मेरे को डॉक्यूमेंट नहीं मिला तो आरडी के पास ये भी पावर है कि वो बोलेगा कि इस बंदे ने डॉक्यूमेंट मांगा था ना, पर्सन रिक्वायरिंग इट, मैं हूं वो पर्सन रिक्वायरिंग, इसको इमीडिएटली आप वो इंस्पेक्शन करवाओ या इमीडिएटली इसको एक्सट्रैक्ट दो या इमीडिएटली इसको कॉपी दो। ठीक है जी। हाँ मत पर में लिखा हुआ है, पर में लिखा हुआ है, मतलब आरडी की मर्जी है, आरडी बोल सकता है कि इसको डॉक्यूमेंट दो, और 99% केस में आरडी बोलता भी होगा, अनलेस और अनटिल कंपनी ये प्रूव कर दे कि हम इसको नहीं दे सकते, कुछ रीजन है जिसकी वजह से इसको डॉक्यूमेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, पर ऐसा कोई रीजन मुश्किल ही मिलेगा। तो आरडी के पास पावर है, आरडी तुरंत बोलेगा पेनल्टी तो लग रही है, साथ में इस बंदे को क्या दो? इंस्पेक्शन करवाओ, अगर इसे कॉपी चाहिए तो कॉपीज दो, एक्सट्रैक्ट चाहिए तो एक्सट्रैक्ट दो। क्लियर है जी, यहां तक कोई दिक्कत? Register etc. to be evidence. According to section 95, the register, indices and copies of annual return shall be prima facie evidence of any matter directed or authorized to be inserted therein by or under this act. Prima facie का मतलब क्या होता है? On the face of it, मतलब देखते ही पता लग जाता है। रजिस्टर में जिसका नाम लिखा हुआ है, क्या उसको देखते हम नहीं बोल सकते शेयर होल्डर है, मेंबर है? जिसमें डिबेंचर होल्डर में नाम लिखा हुआ है उसे क्या बोलेंगे? डिबेंचर होल्डर है। तो ये एक एविडेंस है, प्राइमा फेसा एविडेंस है, इसको देखते ही पता लग जाता है कि ये चीज सही है जी, एक्ट के हिसाब से। क्लियर है जी? तो देखो अभी रजिस्टर्स तो नहीं पढ़े लेकिन ये पता लग गया रजिस्टर्स रखने कहां पे हैं, एनुअल रिटर्न कहां पे रखनी है, कितने टाइम के लिए मेंटेन करनी है और कौन मेंटेन करके रखेगा, और अगर इंस्पेक्शन नहीं करवाई, कॉपीज नहीं दी, पहले तो इनकी फीस कितनी है तो पेनल्टी कितनी लगेगी, ये हमें पता लग गया। यहां तक किसी को कोई डाउट? ऐसे तो नहीं लग रहा है हैवी चैप्टर शुरू कर दिया नए बच्चों को? सही है, चल रहा है सही? चलो जी आगे बढ़ते हैं। प्री रिक्विजिट्स ऑफ अ मीटिंग। प्री रिक्विजिट्स का मतलब क्या है? नहीं नहीं नहीं, प्री रिक्विजिट्स ऑफ अ मीटिंग, एक मीटिंग करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। देखो मीटिंग तो होगी चाहे शेयर होल्डर की हो, चाहे डायरेक्टर्स की हो, शेयर होल्डर की चाहे एजीएम हो चाहे ईजीएम हो, लेकिन मीटिंग करने का एक तरीका है, प्रोसीजर है, कुछ चीजें चाहिए, वो सारी चीजें क्या है उसकी प्री रिक्विजिट्स है।
ठीक है जी। सबसे पहले लिखा हुआ है नोटिस ऑफ मीटिंग। क्या मीटिंग करने के लिए नोटिस भेजना पड़ेगा? नहीं भेजना पड़ेगा, बिल्कुल भेजना पड़ेगा। बिना नोटिस के किसको पता लगेगा कि मीटिंग हो रही है? तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे नोटिस के बारे में। फिर लिखा हुआ है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। क्या लिखा हुआ है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एकदम नया वर्ड है, आज तक कभी नहीं पढ़ा होगा, शायद जो रेगुलर पढ़ रहे हैं उन्होंने कभी पढ़ा हो। पढ़ा है जी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट? आपने तो ऑफिस में पढ़ा होगा ना, यहाँ थोड़ी पढ़ा, ऑफिस में नहीं पढ़ा यही पढ़ा है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। देखो चलो अभी आगे जाएंगे तब देखेंगे, अभी के लिए एक्सप्लेनेटरी का मतलब है जो स्टेटमेंट कुछ एक्सप्लेन कर रही हो। जो स्टेटमेंट क्या कर रही हो? कुछ एक्सप्लेन कर रही हो। ठीक है, क्या एक्सप्लेन कर रही हो? शेयर होल्डर्स को एक्सप्लेन कर दे मेरे पास नोटिस आया है, मेरे पास क्या है? नोटिस आया है। क्या मुझे नोटिस देख के सब कुछ पता लग जाएगा मीटिंग में क्या होने वाला है, क्या डिस्कस होने वाला है, कौन अपॉइंट होने वाला है? किसको देख के पता लग जाएगा? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। तो ये नोटिस के साथ में जाती है। सेक्शन 101 से स्टार्ट हो रहा है। 101 है नोटिस, 102 है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। फिर आता है जी कोरम 103। कोरम का मतलब क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड। मीटिंग करने के लिए कुछ तो मिनिमम होना चाहिए कि भाई इतने लोग तो आए तभी हम मीटिंग करेंगे, अगर इतने लोग नहीं आए तो मीटिंग नहीं होगी। चेयरमैन, अगर मीटिंग कर रहे हो तो क्या अपॉइंट करना पड़ेगा? चेयरमैन। आप अभी 6-5 बंदे हो, आपको मीटिंग करनी हो तो कैसे करोगे? क्या आप ऐसे आके बैठ गए सारे, क्या मीटिंग हो जाएगी? भाई एक को तो वो बनाना पड़ेगा ना, मुखिया। वो मुखिया क्या करेगा? मीटिंग कंडक्ट करेगा। तो वो कौन है जी? चेयरमैन। तो चेयरमैन अपॉइंट करना पड़ता है जी। फिर आती है जी प्रॉक्सी। फिक्स नहीं होता जी। देखो चेयरमैन ऑफ कंपनी आप बना सकते हो, चेयर ऑफ मीटिंग आप आर्टिकल्स के अंदर फिक्स कर सकते हो, लेकिन हर मीटिंग के अंदर ऑप्शन होता है शेयर होल्डर के पास में कि किसको चेयरमैन बनाएगा। इसके ऊपर अभी पूरा कंटेंट आगे आने वाला है। प्रॉक्सीज, प्रॉक्सी वर्ड सुना हुआ कभी? हाँ अटेंडेंस, वही सब्स्टिट्यूट। देखो कॉलेज में तो ये अलाउड नहीं होता था, इसको हम लीगल नहीं बोल सकते वहां पे। तो क्या प्रॉक्सी लगाना सही है? यहाँ पे अलाउड होगा, अभी कोई कॉलेज गए नहीं। हाँ मतलब प्रॉक्सी का मतलब क्या है? मेंबर खुद नहीं आ पा रहा, मेंबर नहीं आ पा रहा तो वो किसको भेज देगा? अपने प्रॉक्सी को भेज देगा। किसको भेज देगा? प्रॉक्सी को भेज देगा। वो आके मेंबर की जगह पे अटेंड कर लेगा। वो वोट किसके हिसाब से करेगा? जो मेंबर ने बोला होगा। भाई मैं अपना प्रॉक्सी भेज रहा हूं तो किसके हिसाब से काम करेगा? जो मैंने डायरेक्शंस दी है। एक बात सोचने वाली है, जैसे बोर्ड मीटिंग भी होती है, मीटिंग तो बोर्ड मीटिंग भी एक मीटिंग ही है। बोर्ड मीटिंग में कौन आते हैं? डायरेक्टर्स। क्या डायरेक्टर्स प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं? देखो मेंबर के लिए तो मैंने आपको बोला कि प्रॉक्सी अपॉइंट हो सकता है, क्या डायरेक्टर प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है? पढ़ा तो नहीं है कभी, वैसे ही सोचो जनरली एज अ लेमैन। ऑफिस में रहते हैं, कर सकते हैं डायरेक्टर भी अपॉइंट। नहीं जी, नहीं जी। देखो डायरेक्टर मैंने किस लिए अपॉइंट किया और किसको अपॉइंट किया है। अगर मैं अपनी कंपनी में किसी को डायरेक्टर बना रहा हूं तो क्यों बना रहा हूं? डे टू डे बिजनेस देखा, क्या उसमें थोड़ी कॉम्पिटेंसी देखी हुई? नहीं, मैंने ये बंदा लायक है काम करने के लिए इसलिए उसको अपॉइंट किया मैंने। भाई बोर्ड मीटिंग में आपको आके कुछ डिसीजंस लेने हैं बड़े बड़े, आप क्या कह रहे हो? मैं नहीं आ रहा, मेरे जगह कोई और आके डिसीजन ले लेगा। भाई मैंने किसको अपॉइंट किया? तेरे को अपॉइंट किया ना डिसीजन लेने के लिए, तो और कोई कैसे आएगा? इसकी वजह से डायरेक्टर्स में प्रॉक्सी नहीं चलती है। ठीक है, आगे वोटिंग की बात होगी। कोई भी मुद्दा उठेगा तो उसको डिसाइड करने के लिए क्या करवाना पड़ेगा? वोट करवाने पड़ा रहेंगे। वोट से डिसीजन आएगा, चाहे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हो, चाहे स्पेशल रेजोल्यूशन हो, चाहे बोर्ड रेजोल्यूशन हो, चाहे यूनानिमस रेजोल्यूशन हो, वोटिंग तो चाहिए। अब वोटिंग कराने के अलग अलग तरीके हैं, वो सारे हम यहाँ पे पढ़ेंगे जी। रेजोल्यूशंस, रेजोल्यूशंस कौन से? ऑर्डिनरी, स्पेशल, वो रेजोल्यूशन यहाँ पढ़ लेंगे। मिनट्स बनाने हैं जी, जैसे मीटिंग हो गई क्या बनाएंगे? मिनट्स बनाएंगे। मिनट्स का मतलब उनको रिकॉर्ड करेंगे पूरी मीटिंग्स को। इंस्पेक्शन, क्या कोई इंस्पेक्शन कर सकता है मिनट्स बुक की? कैसे करेगा इंस्पेक्शन? वो भी यहाँ पे पढ़ लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है मिनट बुक्स ऑफ जनरल मीटिंग, तो इंस्पेक्शन किसकी हो रही है? खाली मिनट्स कौन से वाली? जो जनरल मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग वाली नहीं हो रही है। मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इन ई फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी आप मेंटेन कर सकते हो, इंस्पेक्शन भी करवा सकते हो। इस पूरे सेक्शंस को आपको याद करना है, 101 से लेके 102, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 20, ये सारे आपको याद होने चाहिए। अब आप चाहो तो इसको अपनी सीक्वेंस में याद कर लो। देखो सीक्वेंस सीधी सी है, मीटिंग बुलाने जा रहे हैं, सबसे पहले क्या है? नोटिस।
मीटिंग बुलाने के लिए सबसे पहले क्या भेजना पड़ेगा? नोटिस। नोटिस के साथ में क्या जाती है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अब मीटिंग के लिए सबसे पहले लोग आ गए हैं तो क्या देखेंगे हम? क्या मिनिमम लोग आए हैं, नहीं आए हैं? मिनिमम का मतलब कोरम आई नहीं आई है। फिर एक चेयरमैन अपॉइंट कर देंगे, फिर देखेंगे क्या प्रॉक्सीज है या नहीं है। प्रॉक्सीज है तो उनको भी चेक कर लेंगे, फिर वोटिंग करवाएंगे, रेजोल्यूशन पास करेंगे, मिनट्स मेंटेन करेंगे, मिनट्स की इंस्पेक्शन भी अलाउ करेंगे, और ई भी आप ई फॉर्म में भी सब कुछ मेंटेन और इंस्पेक्शन करवा सकते हो। ऐसे आप सेक्शन के नंबर याद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं जी, की टर्म्स। जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग किसकी मीटिंग होती है? मेंबर्स की, शेयर होल्डर की। कौन कौन सी जनरल मीटिंग होती है? एजीएम और ईजीएम, वही बातें नीचे लिखी हुई है। कौन सी मैंडेटरी है? एजीएम मैंडेटरी है, ईजीएम मैंडेटरी है? एजीएम हर साल करनी ही करनी है। The objective of holding an AGM is to provide an opportunity to members to discuss the functioning of the company and take steps to protect their interest. AGM क्यों करते हैं हम? ताकि मेंबर्स को भी पता लगता रहे कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है और वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाए। They can discuss any matter relating to the conduct of the affair of the company, and EGM can be defined as a meeting which is not an AGM. AGM के अलावा कोई भी मीटिंग है शेयर होल्डर की तो उसको हम क्या बोलेंगे? EGM. The objective of holding an EGM is to discuss any matter of urgent importance which cannot be postponed till the date of next AGM. EGM करते क्यों हम? क्योंकि कोई काम ऐसा आ गया जिसमें शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए अभी की अभी। एजीएम तक हम वेट नहीं कर सकते हैं। एजीएम शुरू होती कब है? फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद में 6 महीने के अंदर अंदर। अभी एजीएम का टाइम नहीं आया और कोई इंपॉर्टेंट मैटर आ गया है, उसकी वजह से क्या बुलानी पड़ेगी? ईजीएम बुलानी पड़ेगी। सेम सेम यही होता है जी, जो इसमें लिखा हुआ है ना, जो आप पढ़ोगे अभी नोटिस के ऊपर, वही बात होगी। लेकिन हर मीटिंग का एक शॉर्टर नोटिस का भी तरीका होता है। मतलब इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे हो, अब 21 दिन इंतजार थोड़ी करोगे, तो क्या करोगे आप? शॉर्टर नोटिस भेजोगे। वो हम अभी आगे पढ़ लेंगे। बोर्ड मीटिंग, ये किसकी मीटिंग होती है जी? डायरेक्टर्स की। क्लास मीटिंग, हाँ हाँ, किसी स्पेशल क्लास की बात हो रही है जी। इट इज द मीटिंग ऑफ द पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन लाइक क्रेडिटर्स। अगर क्रेडिटर्स मीटिंग कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? क्लास मीटिंग। प्रेफरेंस शेयर होल्डर, मतलब खाली प्रेफरेंस शेयर होल्डर की मीटिंग हो रही है तो कौन सी मीटिंग है? क्लास मीटिंग। डिबेंचर होल्डर्स एक्सेट्रा, ठीक है जी। डिपॉजिटर की भी जो मीटिंग हो रही है उसको क्या बोलेंगे? क्लास मीटिंग। वही बोर्ड डिसाइड करेगा, बोर्ड बुलाएगा सबको, बोर्ड बताएगा कहाँ करना है। देखो जैसे क्रेडिटर्स ने बोला कि हमें मीटिंग करनी है, कोई ऐसा मुद्दा आ गया जिसमें क्रेडिटर की मीटिंग जरूरी है, उनका अप्रूवल लेना है, ऐसा मान लो। जब उनका अप्रूवल लेना है तो बोर्ड सबको भेजेगा कि भाई आपका अप्रूवल चाहिए, आपकी मीटिंग बुला रहे हैं, यहाँ पे आ जाओ, तो वो सारे वहां पे इकट्ठे हो जाएंगे। The prerequisites of the meeting are in general applicable to all kinds of meeting. जो ये prerequisites आप पढ़ने वाले हो ना, ये हर kind of meeting पे लगेंगे जी। Although the time limit may differ and there might be a specific mention of a certain type of meeting in the respective section. लेकिन जब हम जैसे जैसे आगे sections पढ़ेंगे, हो सकता है उनमें specifically कोई चीज mention हो, तो वो आपको specific follow करना है। specific mention नहीं है तो आपको general follow करना है, ठीक है जी। general क्या है? ये सारे prerequisite। क्लियर है जी? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? बढ़ते हैं जी, नोटिस ऑफ अ मीटिंग। सबसे पहला सेक्शन आ गया, सेक्शन 101, नोटिस ऑफ अ मीटिंग। सेक्शन 101 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट स्टेट दैट इन ऑर्डर टू प्रॉपर्ली कॉल अ जनरल मीटिंग अ नोटिस ऑफ एटलीस्ट का मतलब कम से कम इतने दिन का नोटिस देना ही देना है। ये कम से कम इतने दिन का नोटिस क्यों दे रहे हैं? किसको आना है? नहीं, मेंबर्स की बात कर रहे हैं। मेंबर्स को मीटिंग में आना भी है। अब जरूरी थोड़ी है सारे मेंबर वहीं पे रहते हो एकदम आसपास, कुछ दूसरे स्टेट में रहते हो, कहीं और रहते हो, तो वो ताकि अपनी मीटिंग ढंग से शेड्यूल कर पाए, इसलिए इतना टाइम दिया जा रहा है। कितना टाइम दिया जा रहा है? एटलीस्ट 21 क्लियर डेज। क्या लिखा हुआ है जी? क्लियर डेज। हाँ, ये अब क्लियर डेज क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। देखो खाली डेज नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? क्लियर डेज। तो अंडरलाइन कर लो वर्ड क्लियर को। तो 21 दिन का क्लियर डेज चाहिए आपको। अब 21 क्लियर डेज का मतलब ये नहीं है कि 21 दिन है। अभी हम पढ़ेंगे कि क्लियर डेज क्या होता है, तो हमें समझ आएगा कि 21 दिन का मतलब क्या है। हाँ जी, हाँ मतलब सीधा लिख देते। देखो क्लियर ऐसा है कि कभी कभी तो ये क्लियर 23 बन जाएगा, कभी कभी ये क्लियर 25 भी बन जाएगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे इन्होंने क्या लिख दिया? क्लियर लिख दिया।
ठीक है जी। तो क्लियर 21 क्लियर दिन का नोटिस देना है मिनिमम। क्या इससे ज्यादा दे सकता हूं नोटिस? क्या मैं 30 दिन का नोटिस दे सकता हूं? बिल्कुल दे सकते। देखो मैक्सिमम कोई, ये मिनिमम है, इतने दिन का तो देना ही देना है, इससे ज्यादा आप दे सकते हो। गिवन इन राइटिंग, राइटिंग में भी नोटिस भेज सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी नोटिस भेज सकते हो। नोटिस कैसे भेज सकते हो? राइटिंग में भी भेज सकते हो और इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी भेज सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब ईमेल, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये भी बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में कैसे भेजो, लेकिन अभी यहां तक इतना ही है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 8 कंपनी, देखो आईएफसी छोड़ दो, सेक्शन 8 कंपनी पे फोकस करते हैं। इन क्लॉज 1 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 101 फॉर द वर्ड 21 डेज द वर्ड 14 डेज शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। सेक्शन 8 कंपनी के लिए 21 दिन का नहीं, कितने दिन का नोटिस चाहिए? 14 दिन का। ये थोड़ी सी क्या दे रखी है, ये हम फाउंडेशन में पढ़ के आए हैं। वहां पे जब सेक्शन 8 कंपनी पढ़ते हैं तो वहां लिखा रहता है उसके एग्जेम्पशंस के अंदर कि क्या बेनिफिट या एग्जेम्पशंस मिले हैं। ये एग्जेम्पशन मिली है कि नोटिस 14 दिन का ही देना है। 14 दिन का नोटिस देके आप मीटिंग बुला सकते हो इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। This exception shall be applicable to a Section 8 company which has not committed a default in filing of financial statement under Section 137 or annual return under Section 92। ये जो बेनिफिट मिला है 21 की जगह 14 दिन, कौन सी कंपनी को मिला है? पहले तो सेक्शन 8 कंपनी को, और वो भी सेक्शन 8 कौन सी? किस चीज का डिफॉल्ट? एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से फॉर्म में जाते हैं? AUC 4। किस में जाते हैं? AUC 4 के अंदर। एनुअल रिटर्न कौन से फॉर्म में जाती है? MGD 7, सेक्शन 92 MGD 7। तो जिसने AUC 4 और MGD 7 में डिफॉल्ट नहीं किया है वो ही सेक्शन 8 कंपनी को ये बेनिफिट मिल रहा है। क्या बेनिफिट मिल रहा है? 21 की जगह 14 दिन का नोटिस देके आप काम कर सकते हो। क्लियर है जी यहां तक? कोई दिक्कत? क्या? देखो फ्रॉड कोई भी करे कुछ भी करे, लेकिन फाइलिंग तो टाइम पे करेंगे ना। ये तो फाइलिंग की बात है। फाइनेंशियल स्टेट, आपने फाइनेंशियल्स में फ्रॉड किया, बनाने में फ्रॉड किया, लेकिन जो भी किया फाइल तो करनी है ना, तो फाइल तो कर ही देती है। एक बार ये नीचे बॉक्स दिया हुआ है, मीनिंग ऑफ 21 क्लियर डेज क्या होता है जी? ठीक है जी। द टर्म 21 क्लियर डेज मीन्स दैट द डेट ऑन विच notice is served and the date of meeting are excluded while sending the notice of meeting। क्या मतलब हुआ जी? तो जिस दिन मैं नोटिस भेज रहा हूं 21 दिन में वो मेरे को काउंट नहीं करना है। जिस दिन मीटिंग है वो मीटिंग वाला डे भी मेरे को काउंट नहीं करना है। तो मतलब कितने दिन हो गए? 23। कितने दिन हो गए? 23। अगर मैं आज नोटिस भेज रहा हूँ, आज के दिन को इंक्लूड कर रहा हूं, तो कितने दिन हो गए? 23। और मीटिंग वाला भी इंक्लूड करूँ 23। तो 21 क्लियर डेज का क्या मतलब है? जिस दिन भेज रहे हो और जिस दिन मीटिंग है, दोनों को आपको नहीं गिनना है। बीच में 21 दिन होने चाहिए। बीच में क्या होने चाहिए? 21 दिन होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अ कंपनी कैन नॉट कर्टेल द रिक्वायरमेंट ऑफ 21 क्लियर डेज थ्रू इट्स AOA। क्या मतलब हुआ? बिल्कुल जी। कर्टेल का मतलब होता है इस रिक्वायरमेंट को कम नहीं कर सकते। आप अपने आर्टिकल्स में ये नहीं लिख सकते कि हम जनरल मीटिंग के लिए खाली 5 दिन का नोटिस देंगे, आप ये बात नहीं लिख सकते हो। एक्ट क्या बोल रहा है? मिनिमम 21 दिन का देना ही देना है। तो भाई वो तो आर्टिकल्स भी उसके ऊपर नहीं जा सकता है। सबसे बड़ा कौन है? एक्ट है। देखो आप कभी भी MOA AOA एक्ट से बड़ा नहीं हो सकता है। तो इसलिए क्या मैं यहाँ पे अपने आर्टिकल्स में लिख सकता हूं कि जनरल मीटिंग में 25 दिन क्लियर नोटिस हम देंगे? बिल्कुल लिख सकते हो। आप इस रिक्वायरमेंट को कम नहीं कर सकते हो, आप इस रिक्वायरमेंट को बढ़ा सकते हो। अपने लिए आप मुश्किलें और बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। वेयर अ नोटिस ऑफ मीटिंग इज सेंड बाय पोस्ट। कैसे भेज रहे हैं? पोस्ट से। क्या खाली पोस्ट ही ऑप्शन है? इलेक्ट्रॉनिकली भी है। जो पोस्ट से भेज रहा है उसके लिए ही एप्लीकेबल है जी। इट शैल बी डीम्ड टू बी सर्व्ड एट द एक्सपायरेशन ऑफ 48 आवर्स आफ्टर द लेटर कंटेनिंग द सेम इज पोस्टेड। मतलब बिल्कुल जी। तो देखो पहले बोला 21 क्लियर डे, तो 21 क्लियर डे में सबसे पहले क्या बोला? जिस दिन भेज रहे हो और जिस दिन मीटिंग है दोनों को इंक्लूड
नहीं करना है। तो 21 तो वो थे और 2 वो हो गए 23। अगर पोस्ट से भेज रहा हूं 48 घंटे का मतलब 2 दिन और, तो उसके अंदर 2 दिन और जोड़ दो, कितने हो गए 25। हाँ 21 क्लियर डे प्लस 48 आवर्स। तो पोस्ट से जब भी भेजोगे तो 48 घंटे और एक्स्ट्रा लेके चलने हैं। अगर मैंने आज पोस्ट करवाया तो क्या कल से 21 दिन शुरू हो जाएंगे? नहीं जी, पहले 48 घंटे निकालना, मतलब 2 दिन निकलने के बाद फिर क्या शुरू होंगे 21 दिन। तो कितने हो गए 21 + 2 23, डेट ऑफ मीटिंग 24 और डेट ऑफ सेंडिंग नोटिस 25। इसलिए मैंने कहा था 21 23 भी बन सकता है और 21 25 भी बन सकता है। अगर मैं ईमेल से भेज रहा हूं, आज भेज रहा हूं, तो फिर आज का दिन इंक्लूड करूंगा? नहीं करूंगा। मीटिंग वाला इंक्लूड करूंगा? नहीं करूंगा। बीच में कितने दिन होने चाहिए? 21 दिन होने चाहिए। लेकिन अगर मैं पोस्ट से भेज रहा हूं तो 21 में 2 और जोड़ दूंगा और डेट ऑफ सेंडिंग भी इंक्लूड नहीं करना और डेट ऑफ मीटिंग भी इंक्लूड नहीं करना। क्लियर है जी, कोई दिक्कत? तो जो नोटिस ऑफ मीटिंग है वो क्या होता है 21 क्लियर डेज। क्लियर का मतलब डेट ऑफ सेंडिंग और डेट ऑफ मीटिंग एक्सक्लूड करने हैं। क्या करने हैं? एक्सक्लूड करने हैं। पोस्ट से भेज रहे हो तो 48 घंटे और जोड़ देना, तो वो क्या हो गए 25 हो गए। क्लियर है? अब ऊपर आ जाओ जी, कंटेंट ऑफ द नोटिस। एवरी नोटिस ऑफ अ मीटिंग मस्ट स्टेट द प्लेस, डेट, डे and the hour of the meeting and shall contain a statement of business to be transacted at that meeting. नोटिस में क्या क्या होना चाहिए? प्लेस होना चाहिए, कहां पे मीटिंग होने वाली है। क्या आप अगर मीटिंग में जाओगे तो आपको प्लेस चाहिए नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। क्या डेट पता होनी चाहिए नहीं पता होनी चाहिए? क्या डे पता होना चाहिए नहीं पता होना चाहिए? डे का मतलब मंडे ट्यूसडे जो भी है वो भी लिखा होना चाहिए। आवर ऑफ द मीटिंग, आवर का मतलब किस टाइम पे होगी वो भी लिखा होना चाहिए। एंड एक स्टेटमेंट भी होनी चाहिए। उस स्टेटमेंट में क्या लिखा रहेगा? कौन कौन से हम बिजनेस करने वाले हैं, क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, वो लिखा हुआ होगा। पर्सन एंटाइटल टू रिसीव द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग का नोटिस किस किस को भेजना है? ठीक है जी, आपके हिसाब से किसको जाना चाहिए? हाँ हाँ, वो भी लिखे होने चाहिए, सब कुछ लिखा होना चाहिए जो भी बिजनेस हो रहा है। हाँ, एजीएम भी हो सकती है, ईजीएम भी हो सकती है, मतलब जो बिजनेस आप करने वाले हो वो एजेंडा लिखा हुआ होना चाहिए। अब इस एजेंडा को एक्सप्लेन कहां करते हैं हम? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, ये बिजनेस करेंगे, ये बिजनेस करेंगे, ये बिजनेस करेंगे। ठीक है जी। अब ये नोटिस किस किस को जाएगा? शेयर होल्डर्स को बिल्कुल जाना चाहिए। उसके अलावा किसी और को? ऑडिटर्स को जाएगा। और पढ़ ली क्या नीचे लाइन? ऐसे सोच के बोलती है कुछ भी, ऐसे मुझे लग रहा है कि हाँ इंसॉल्व, अगर बंदा मर गया उसकी डिसीज को, मैं भी हाँ यार क्या नॉलेज है, इंसॉल्वेंट हो गया असाइनी को जाना चाहिए। फिर मैंने सोचा ही तो एज इट इज नीचे लिखा हुआ है। ठीक है जी, किसको जाना चाहिए नोटिस? सबसे पहले लिखा हुआ है एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी, हर मेंबर को जाना चाहिए। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी डिसीज मेंबर, अगर मेंबर मर चुका है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जाना चाहिए। अगर मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया है तो उसके असाइनी को जाना चाहिए। अगला लिखा हुआ है ऑडिटर एंड ऑडिटर्स ऑफ द ऑडिटर और ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी। क्या मतलब हुआ जी? ज्वाइंट ऑडिटर भी तो हो सकते हैं, तो इसलिए क्या लिख दिया? ऑडिटर्स। तो अगर ज्वाइंट ऑडिटर है तो सारे ऑडिटर्स को जाएगा। एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर ही भेजते हैं वैसे तो नोटिस। हाँ देखो, हमने बोर्ड मीटिंग करी, हमने डिसाइड किया जनरल मीटिंग करने वाले हैं, नोटिस बना, तो नोटिस मेंबर को जाएगा, आप सबको भी जाएगा। हो सकता है कुछ डायरेक्टर मीटिंग में ना आए हो, इसलिए लिख दिया हर डायरेक्टर को भेज दो जी, सारे डायरेक्टर को भेज दो। अब क्या जनरल मीटिंग हो रही है तो डायरेक्टर नहीं आएंगे उसके अंदर? आएंगे। देखो डिसीजन कौन लेगा? शेयर होल्डर। लेकिन मीटिंग कंक्लूड करानी है, कंडक्ट करवानी है, काम कौन करेगा? डायरेक्टर। खाली आपको शेयर होल्डर को बुला के बैठा दें, क्या मीटिंग हो पाएगी? कभी भी नहीं हो पाएगी। ठीक है जी, तो इनको क्या जाएगा? नोटिस जाएगा। तो सबसे पहले नोटिस किसको जाएगा? शेयर होल्डर्स, और अगर डिसीज्ड है शेयर होल्डर तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और इंसॉल्वेंट है तो असाइनी को, और ऑडिटर को जाएंगे और डायरेक्टर को जाएंगे। इनको नोटिस जाना। नोटिस के अंदर क्या क्या लिखा होना चाहिए? प्लेस होना चाहिए, डेट होनी चाहिए, डे होना चाहिए, आर होना चाहिए मीटिंग का। जो जो बिजनेस आप ट्रांजेक्ट करने वाले हो बिजनेस लिखे होने चाहिए। क्लियर जी?
नोटिस कितने दिन पहले जाएगा? 21 क्लियर डेज। क्या लिखेंगे हम? 21 क्लियर डेज। और क्लियर का मतलब क्या है? डेट ऑफ सेंडिंग, डेट ऑफ मीटिंग, दोनों को हमें क्या करना है? एक्सक्लूड करना है। और अगर पोस्ट से भेजने हैं तो 48 आवर्स और ऐड कर दो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सेंडिंग ऑफ नोटिस ऑफ मीटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, हमने पीछे पढ़ा था, राइटिंग में भी भेज सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड में। अभी इलेक्ट्रॉनिक मोड क्या होता है? As per Rule 18 of the Company's Management and Administration Rule, sending of notice through electronic mode has been statutorily recognized. Accordingly, it is permitted for a company to give notice through electronic mode. क्या कह रहा है? Statutory recognize का क्या मतलब होता है? अब मतलब लॉ ने रिकॉग्नाइज कर लिया इसको कि आप इलेक्ट्रॉनिकली भेज सकते हो, और रूल 18 के अंदर ये बातें लिखी हुई है। The expression electronic mode shall means any communication sent by a company through its authorized and secured computer program which is capable of producing confirmation and keeping record of such communication addressed to the person entitled to receive such communication at the last electronic mail address provided by the member. Electronic mode से भेजने का मतलब क्या है? कि एक कंपनी किससे भेज रही है? अपने कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि सिक्योर्ड है, जो कि क्या है? सिक्योर्ड है, मतलब उसमें अच्छी खासी सिक्योरिटी होनी चाहिए। विच इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग कंफर्मेशन, ये क्या होता है जी? कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग कंफर्मेशन। कंफर्म वो तो सिक्योर्ड में आ गया। हाँ जी, कंफर्मेशन आना चाहिए। देखो अगर मैं जीमेल से किसी को मेल भेजता हूं तो क्या मैं सेंट में जाके देख सकता हूँ? नहीं देख सकता हूँ कि इनको जा चुके हैं। क्या वो मेरे को कंफर्म कर रहा है? नहीं कर रहा है कि मेल जा चुका है? तो ऐसी कंप्यूटर प्रोग्राम से भेजोगे जिससे आपको क्या मिले? कंफर्मेशन मिले। ठीक है जी, आगे क्या लिख रहा है? एंड कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ द कम्युनिकेशन एड्रेस टू द पर्सन, और रिकॉर्ड भी रखे। क्या जीमेल रिकॉर्ड रखता है? बिल्कुल, सेंट आइटम में सारे दिख जाते हैं जितने मेल गए हुए हैं, तो रिकॉर्ड भी है। कल को कोई बंदा आके उठ के कह देगा मेरे को नहीं मिला, आप क्या दिखाओगे? रिकॉर्ड दिखाओगे ना। तो इलेक्ट्रॉनिकली वैसे ही भेजना जिससे रिकॉर्ड मेंटेन हो जाए। एट द लास्ट इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस प्रोवाइडेड बाय द मेंबर, जो ईमेल एड्रेस मेंबर ने बताया है उस ईमेल एड्रेस पे आप भेज देना। आ नोटिस में भी सेंड थ्रू ईमेल, अगर आप एज अ ईमेल भेज रहे हो, एज अ टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? ईमेल में एज अ टेक्स्ट, पूरा का पूरा नोटिस क्या करो? ईमेल में लिख दो। पूरा का एक नोटिस क्या करा? ईमेल में लिख दिया, तो उसको क्या बोलेंगे? ईमेल में एज अ टेक्स्ट चला गया। और एज एन अटैचमेंट टू ईमेल, क्या मतलब? एक पीडीएफ बनाओ, पीडीएफ ईमेल में अटैच कर दो। यहां पे आप पूरा मेल बॉडी में नहीं लिख रहे हो, पूरा नोटिस बॉडी में नहीं लिख रहे हो। एज अ नोटिफिकेशन प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉनिक लिंक, आपकी जो वेबसाइट है उस पे जैसे हमने कोई इन्विटेशन मिला वो डाला उसका लिंक हम जीमेल पे आप लिंक भेज रहे हो, लिंक को क्लिक करोगे आपको नोटिस खुल जाएगा। आप पीडीएफ नहीं भेज रहे हो, आप एक लिंक भेजो, उस लिंक को क्लिक करोगे ना, जैसे वो नोटिस ओपन हो जाएगा। लास्ट कह रहा है यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर फॉर असेसिंग सच नोटिस, आप कोई ऐसा लिंक दे दो जिस लिंक पे जाके वहां जाके आप फाइल डाउनलोड कर सकते हो। तो ईमेल में ये सारी चीजों के थ्रू आप भेज सकते हो। एज अ टेक्स्ट मतलब मेल में लिख दो, एक अटैचमेंट लगा दो, या फिर एक लिंक डाल दो, लिंक पे क्लिक करो नोटिस खुल जाएगा, या कोई यूआरएल दे दो जहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो नोटिस को। ऐसे आप नोटिस देखो, एक तो क्या होता है, आपने एक सीधा लिंक दे दिया, लिंक को क्लिक किया मैंने, फाइल ओपन, पीडीएफ नहीं दी है, लिंक दी है। लास्ट वाला क्या है? एक यूआरएल दे दिया, यूआरएल को ओपन करोगे एक साइट खुल जाएगी, साइट पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, ज्यादा कोई फर्क है नहीं। रूल 18(3) The email shall be addressed to the person entitled to receive such email as per the record of the company as provided by the depository. कंपनी के पास जो रिकॉर्ड्स में ईमेल एड्रेस अवेलेबल है उसी ईमेल पे भेजोगे ना। जब रजिस्टर ऑफ मेंबर बना रखा है उसमें सारी डिटेल डाली हुई है। क्या ईमेल आईडी को कोई एक्सट्रैक्ट मांग सकता है? रजिस्टर ऑफ मेंबर में ईमेल आईडी लिखी हुई है, क्या कोई ले सकता है? क्यों नहीं ले सकता? उन्होंने बोला था रूल के अंदर कि ये वाले अलाउड नहीं है। और क्या अलाउड नहीं है? एड्रेस, यूनिक नंबर अलाउड नहीं है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, पैन नंबर अलाउड नहीं है, ईमेल अलाउड नहीं है। इससे हमें पता लगता है कि ईमेल है ना रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा हुआ रहता है। तो कौन सी ईमेल आईडी पे भेजोगे? जो रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखी हुई है, जो कंपनी के रिकॉर्ड में है उस ईमेल आईडी पे भेज दोगे। इट इज टू बी नोटेड दैट द कंपनी शैल प्रोवाइड एन एडवांस अपॉर्चुनिटी at least once in a financial year to the member to register his email address and the changes therein, and such requests may be made by only those members who have not got their email ID recorded or updated a fresh email ID and not from the member whose email ID are already registered. कंपनी को हर साल
स्टार्टिंग में एक अपॉर्चुनिटी दे देनी है शेयर होल्डर को। क्या अपॉर्चुनिटी दे देनी है कि भाई अपना ईमेल बता दो, या चेंज करना है तो चेंज करा दो। जिसकी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, जिसकी रजिस्टर नहीं है या जिसको चेंज करवानी है उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। क्लियर है जी? आप में से 3 की ईमेल आईडी सेम है, रजिस्टर्ड है, तो क्या आप कोई लेना देना उस अपॉर्चुनिटी से? कोई लेना देना। आपको अपडेट करानी है तो आप अपडेट करा लेना। क्लियर है? द सब्जेक्ट लाइन इन ईमेल, सब्जेक्ट समझते हैं हम ईमेल में क्या होता है? सबसे पहले एक सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर नीचे पूरी बॉडी में मेल लिखना होता है। द सब्जेक्ट लाइन इन ईमेल शैल स्टेट द नेम ऑफ द कंपनी। सब्जेक्ट में क्या लिखा होना चाहिए? कंपनी का नाम, नोटिस ऑफ द टाइप ऑफ द मीटिंग, प्लेस एंड डेट ऑन विच मीटिंग इज शेड्यूल। खाली सब्जेक्ट में इतनी बातें लिखी होनी चाहिए। क्या क्या? कंपनी का नाम, कौन सी मीटिंग का नोटिस है, एजीएम का है, ईजीएम का है, प्लेस भी लिखा होना चाहिए, डेट भी लिखा होना चाहिए जहां पे मीटिंग होने वाली है। ऐसे तो सर हाँ, टॉपिक आता है तो टॉपिक में क्या लिखना है? एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड टू बी हेल्ड ऑन मंडे दिस डेट एट दिस प्लेस। ये आपको सब्जेक्ट, हाँ और क्या, सब्जेक्ट का मतलब ये थोड़ी इतना सा होता है, सब्जेक्ट बड़ा भी हो सकता है, और ये सब्जेक्ट लिखना ही है। आधे सब्जेक्ट दो। हाँ, तो मतलब अगर कोई गलती से नीचे का ना भी पढ़े, ऊपर से उसे सब कुछ मिल गया। कौन पढ़ता है यार? अगर मेरे पास कोई नोटिस आया हुआ तो मेरी मेल ओपन भी नहीं हुई होगी उस नोटिस की, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट तो मुझे बाहर से दिख जाएगा। अगर मैं इंटरेस्टेड होगा तो खोल लूंगा, वरना छोड़ दूंगा। ठीक है जी। देन इफ, क्या कह रहे थे आप? खुशबू कुछ कह रहे थे? उतना बड़ा सब्जेक्ट ही हो गया, वही कह रही हूँ। वैसे जब सब्जेक्ट एक लाइन का है तो नोटिस कम से कम 5-7 पेज का होगा। हाँ हाँ, देखो नोटिस, खाली नोटिस का मतलब ये नहीं है कभी नहीं खुलेगा, नहीं खुल जाता है, ऐसी बात नहीं है। खाली इतना ही नहीं है, हम नोटिस जब भेजते हैं, हमारे सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स हैं SS, जो हमारे इंस्टीट्यूट ने ICSI ने इशू करा है, उसने बहुत चीजें ऐड कर दी। ये तो हम एक्ट पढ़ रहे हैं खाली, इसके साथ में SS भी फॉलो करने पड़ते हैं। आपके इसमें SS है नहीं। SS क्या कहता है कि मीटिंग के साथ में मैप भी लगाओ। क्या लगाओ? लोकेशन, जो आपकी लोकेशन है ना मैप पे, वो लोकेशन भी नोटिस के साथ में अटैच होनी चाहिए कि कोई अगर मैप से आ रहा है ना तो वो देखते देखते आ जाएगा। या आप लिंक दोगे जिसको क्लिक करते ही आपको डायरेक्ट डायरेक्शन कनेक्ट हो जाए। हाँ, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, वैसे क्या होते हैं? सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स होते हैं। ICSI इशू करता है, तो ICSI के सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स भी मिनट्स मीटिंग के लिए फॉलो करने पड़ते हैं। जनरल मीटिंग के लिए अलग है, बोर्ड मीटिंग के लिए अलग है, लेकिन आपको इन डेप्थ इतना भी नहीं पढ़ना है। लेकिन आप ये चीजें भी काफी है, मतलब ये चीजें भी कम नहीं है, कंप्लायंस करने जाओ तो ये भी बहुत कुछ है। ठीक है। इफ नोटिस इज सेट इन द फॉर्म ऑफ अ नॉन एडिटेबल अटैचमेंट टू एन ईमेल, सच अटैचमेंट शैल बी इन पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ भाई, ये जो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट लिखा हुआ है ना, ये PDF की फुल फॉर्म होती है। ठीक है ना? तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये क्या है? PDF है। ठीक है जी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और इन अ नॉन एडिटेबल फॉर्मेट टुगेदर विद अ लिंक और इंस्ट्रक्शन फॉर रिसिपिएंट फॉर डाउनलोडिंग रेलिवेंट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर। आप कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट भेजिए जो नॉन एडिटेबल है, तो जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो उसका लिंक भी होना चाहिए ताकि शेयर होल्डर डाउनलोड कर ले और उसको देख पाए। आप देखते हो कुछ अटैचमेंट ऐसी आती है जो हमारे फोन में खुल ही नहीं रही है। क्यों नहीं खुल रही है? क्योंकि सॉफ्टवेयर नहीं है। तो भाई जब नोटिस भेज रहे हो ना, तो साथ में उस सॉफ्टवेयर का लिंक भी भेज देना कि पहले सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो, फिर ये ऊपर वाली अटैचमेंट खुल जाएगी। हाँ, तो हम क्या करते हैं कि हम एंड्रॉइड का भी भेजेंगे उसे और हम आईफोन वाला लिंक भी भेजेंगे। शेयर होल्डर दोनों हो सकते हैं। ठीक है जी। The company's obligation shall be satisfied when it transmit the email and the company shall not be held responsible for a failure in transmission beyond its control। कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कब पूरी हो गई? जब उसने ईमेल भेज दिया। अब उसके बाद अगर कोई फेलियर हो रहा है उसके अंदर, तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। भाई मैंने मेल भेज दिया, उसने ईमेल आईडी गलत बता रखी थी, हो सकता है उसे मेल नहीं पहुंचा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। If a member entitled to receive notice fails to provide or update relevant email address of the company or to the depository, as the case may be, the company shall not be in default for not delivering notice by email। अगर शेयर होल्डर ने ईमेल एड्रेस नहीं बताया है, कंपनी को भी नहीं बताया, डिपॉजिटरी को भी नहीं बताया, तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये कंपनी का फेलियर नहीं माना जाएगा। द कंपनी में सेंड ईमेल थ्रू इन हाउस फैसिलिटी और इट्स रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट
और ऑथराइज एनी थर्ड पार्टी एजेंसी प्रोवाइडिंग बल्क ईमेल फैसिलिटी। अब देखो यार, ईमेल भेजना क्या आपको छोटा मोटा काम लग रहा है? ईमेल भेजना बहुत बड़ा काम है। कितने शेयर होल्डर हो सकते हैं? लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी, कोई लिमिट नहीं है, दुनिया भर के हो सकते हैं। एज्यूम करते हैं 50,000, 50,000 लोगों को ईमेल भेजना है, कैसे भेजोगे? हाँ वो तो हो गई एक चीज, सीसी बीसीसी, वो तो आप यूज कर सकते हो कि 2 में डाल दो या सीसी में डाल दो, बीसीसी में चलता है। बीसीसी है कि उसमें क्या होता है, बीसीसी में जिनको भी भेज रहे हैं पता नहीं लगता कि किस किस को भेजी गई है मेल, खाली उसको ये दिखता है कि मेरे को मेल आई है और एक साथ सबको चली जाती है। लेकिन इन्होंने क्या लिखा है, इन हाउस फैसिलिटी। इन हाउस फैसिलिटी का मतलब अपने ऑफिस के अंदर ही आपके पास खुद की फैसिलिटी है ईमेल भेजने की तो खुद भेज दो। आपकी अगर कैपेसिटी है 50,000 लोगों को भेजने की तो खुद भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अपने आरटीए को, रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट, लिस्टेड कंपनी में एक आरटीए पॉइंट होना मैंडेटरी होता है, तो अगर आपके पास आरटीए है तो आरटीए ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप उनको बोलो कि हमें क्या भिजवाने हैं, नोटिस भिजवाने, वो भेज देंगे आपके बिहाफ पे। आरटीए से भी नहीं कराना, कोई अगर थर्ड पार्टी है जिसका काम ही क्या है ईमेल भेजना, आप उससे भी करवा सकते हैं। बिजनेस ही यही है, प्रोवाइडिंग बल्क ईमेल फैसिलिटी, वो बल्क ईमेल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, आप उसके थ्रू भी भिजवा सकते हैं। ठीक है जी। द नोटिस शैल बी प्लेस्ड, यही ट्रांसफर वगैरह देखने का, रजिस्टर करवाने का। हाँ आपने भी वो देखा होगा, डीमेट चल रहा है, डीमेट में एक आरटी चाहिए ना। द नोटिस शैल बी प्लेस, देखो एक वर्ड बीच में बार बार मैं छोड़ रहा हूं और बता देता हूं थोड़ा सा, डिपॉजिटरी वर्ड आ रहा है, देखा आपको? फोकस नहीं है आपका क्लास में, इतनी देर की तो क्लास भी नहीं हुई अभी, दिख गया? डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी लिखा हुआ है। क्या कह रहा है, उस ईमेल पे भेजना है जो कंपनी के पास है या जो डिपॉजिटरी के पास है। ये डिपॉजिटरी क्या होती है? डिपॉजिटरीज सर जैसे ये उससे रिलेटेड है तो डीमैट अकाउंट, हाँ 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 हाँ, वो स्टॉक एक्सचेंज है। एनएसडीएल एंड सीडीएसएल दो डिपॉजिटरी है, एनएसडीएल और सीडीएसएल। इनका रोल क्या है? डीमेट, डीमेट में होल्ड करना। जब आप शेयर कैसे होल्ड कर रहे हो? इलेक्ट्रॉनिकली, तो कौन आती है? डिपॉजिटरी आ जाती है बीच में। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिकली होल्ड कर रहे हो, डिपॉजिटरी आ गई, तो सारी डिटेल आपने किसको दे रखी है? डिपॉजिटरी को दे रखी है। और कंपनी डिटेल कहां से लेगी? डिपॉजिटरी से लेगी। तो डायरेक्ट आपका कंपनी के साथ लेना देना नहीं होगा। ठीक है जी। द नोटिस शैल बी प्लेस्ड साइमल्टेनियसली ऑन द वेबसाइट, कहां चला गया मैं, हाँ, ऑफ द कंपनी इफ एनी एंड ऑन द वेबसाइट एज मे बी नोटिफाइड बाय द सीजी। आपको अपनी वेबसाइट पे भी डालना है और अगर सीजी कोई वेबसाइट बता देती है तो उस वेबसाइट पे भी डालना है। ठीक है जी। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक नोटिस का पार्ट खत्म हो गया। एक बार नहीं, एक रह गया, नॉन रिसिप्ट ऑफ अ नोटिस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 101 एनी एक्सीडेंटल ओमिशन। एक्सीडेंटल ओमिशन का मतलब गलती से, टू गिव नोटिस टू और नॉन रिसिप्ट ऑफ नोटिस बाय एनी मेंबर और पर्सन हु इज इंटाइटल्ड टू नोटिस। या तो मेंबर को नोटिस नहीं मिला या किसी और पर्सन को। ये अदर पर्सन कौन है? कौन कौन थे? हाँ, असाइनी ऑफ इंसॉल्वेंट, ऑडिटर, डायरेक्टर, उनकी बात कर रहा है। मेंबर को नोटिस नहीं मिला या किसी को भी नोटिस नहीं मिला जिसको मिलना चाहिए था, और क्यों नहीं मिला? गलती से नहीं मिला, एक्सीडेंटल ओमिशन। हु इज इंटाइटल्ड टू सच नोटिस शैल नॉट इनवैलिडेट, अंडरलाइन कर लो, इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग। इनवैलिडेट का मतलब क्या होता है? जो वैलिडेट नहीं होगा। हाँ, शेल नॉट इनवैलिडेट, जो वैलिड नहीं होगा, हाँ वो वैलिडेट माना जाएगा। क्या लिख दे? इंटाइटल टू सच मीटिंग वैलिडेट द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग। थोड़ा अजीब हो जाता है, नॉट इनवैलिडेट द। उसकी वजह से जिसको नोटिस नहीं गया, किसी को गलती से नोटिस नहीं मिला, उसकी वजह से मीटिंग की प्रोसीडिंग्स खराब नहीं होंगी, मीटिंग एकदम परफेक्ट मानी जाएगी। भाई 1 लाख शेयर होल्डर है, 2 शेयर होल्डर को गलती से नोटिस नहीं गया, क्या वो ये आके बोल सकते हैं कि इस मीटिंग को रद्द करो जी? नहीं बोल सकते हैं जी, मीटिंग एकदम वैलिड मानी जाएगी। एक्सीडेंटल ओमिशन है बिल्कुल। द ओनस इज ऑन द कंपनी, किसके ऊपर ओनस है? कंपनी के ऊपर। टू प्रूव दैट द ओमिशन वाज नॉट डेलिबरेट, कंपनी को प्रूव करना पड़ेगा कि ये गलती से गलती हो गई है। ठीक है जी, हमने जानबूझ के नहीं करी है। अब एक बार इलस्ट्रेशन 4 पढ़ेंगे
इसका सॉल्यूशन भी पढ़ लेंगे साथ में, ठीक है। देखो वो फिर उसी में आ जाएगा, एक्सीडेंटल ओमिशन है ना वो तो। समझ आया जी? ये कंपनी के बियॉन्ड द पावर है, जो भी कंपनी के बियॉन्ड द पावर है वो कंपनी कुछ नहीं कर सकती, वो कंपनी की गलती नहीं है। अब ये क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि मेरे को नोटिस नहीं मिला है जी। कौन कह रहा है? मिस्टर अभिनव कह रहा है। कंपनी क्या कह रही है? मैंने ईमेल से भेज दिया था। भाई कंपनी को ईमेल से भेजना है, अलाउड है, कंपनी ईमेल से भेज रही है, आपने जो ईमेल आईडी बताई हुई उस पर भेज दिया। अब आपको रिसीव हुआ है नहीं हुआ है, कंपनी का कोई लेना देना नहीं है, कंपनी के ऊपर पनिशमेंट नहीं लगेगी। क्लियर है जी? ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे आगे। और हाँ, थोड़ा सा हम जो बाकी है स्टूडेंट्स